दोस्तों, जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप श्रीवास्तव। आपके घर में अगर शांति है, आप खुशहाल हैं, कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं है, लेकिन अगर पड़ोसी के घर में अशांति है, अराजकता है, तो उसका आपके घर पे भी असर पड़ता है। और जब बात पड़ोसी देश की हो तो ये खतरा और बढ़ जाता है। तो उस समय और खतरा बढ़ जाता है जब वहां का शासक निरंकुश रहता है या सैनिक अधिकार सेना का वहां ज्यादा प्रभाव रहता है। तो वो अपने देश के असंतोष को मिटाने के लिए, जनता के असंतोष को भटकाने के लिए कभी कभी आपके साथ सीमा पे छेड़खानी भी शुरू कर देता है। यहाँ बात हो रही है पाकिस्तान की। पाकिस्तान में इस समय अशांति या अराजकता की स्थिति है, लोग सड़क पे हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है। वहां पे क्या स्थिति है, क्या संभावनाएं हैं, क्या राजनीतिक स्थिति है, इसका भारत पे क्या असर पड़ेगा, ये सब बात जानने के लिए मैंने बुलाया। मैंने हमारे साथ हैं जाने माने रक्षा विशेषज्ञ और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पे कड़ी नजर रखने वाले कमर आगा साहब। कमर आगा साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप में से बहुतों ने, जिन्हें न्यूज में इंटरेस्ट है, जो समाचार देखते हैं, इनको न केवल दूरदर्शन और यहाँ के सभी चैनलों पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय चैनलों पर भी सुना होगा। और ये हमारे चैनल का सौभाग्य है कि इन्होंने हमारे रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया और यहाँ पे आने को तैयार हुए। मैं कमर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। पाकिस्तान के बारे में आपसे जानकारी है कि यहाँ जो कुछ हो रहा है और जो स्थितियां बनी हैं वो किस तरह की बनी, उनकी वजह क्या है और किस तरफ पाकिस्तान जा रहा है। देखिए, वहां की स्थिति काफी समय से खराब हो रही थी। पाकिस्तान धीरे धीरे फेल्ड स्टेट की तरफ बढ़ ही रहा था, फेल्ड स्टेट हो ही गया था। अब पॉलिटिकल क्राइसिस थी, हम लोग सोचते थे कि शायद पॉलिटिकल क्राइसिस समझ जाएगी, लेकिन अभी जो इस समय इकोनॉमिक क्राइसिस आई है ये बड़ी खतरनाक है। पॉलिटिकल क्राइसिस तो फिर भी समझ जाती है, कलेक्टिव लीडरशिप इमर्ज हो जाती है या बहुत से और दूसरे तरीके हैं, उनको संभाल लिया जाता है अगर लीडरशिप प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये कि अगर इकोनॉमिक क्राइसिस है और इस नेचर की हो कि बिल्कुल बैंकरप्ट मुल्क हो रहा हो, तो कहाँ से सुधरेगी। इस वक्त उनके यहाँ जो हालात हैं उसमें हम सब जानते हैं कि 150 रुपए किलो आटा, 300 रुपए किलो चीनी, अ, $1 की कीमत आप समझ लीजिए 300 रुपए हो, तो कहाँ से, मतलब न तो ऐसे समय में तेल की कीमतें ऑलरेडी बढ़ गई, पाकिस्तान में एकदम से डिक्लाइन आ गया इकोनॉमिक। जी। उसके दो वजह सबसे बड़े थे। पहली तो ये था कि पैंडेमिक जो आया हाँ, उसकी वजह कोरोना। से इनके लाखों लोग जो अरब कंट्रीज में काम कर रहे थे वो वापस आ गए, तो रेमिटेंसेज आना बंद हो गया, फॉरेन एक्सचेंज की कमी होने लगी। फिर यूक्रेन वार में तेल की कीमतें बढ़ गई, फर्टिलाइजर की कीमत बढ़ गई, तो उसकी वजह से इनकी खेती और कंपनीज बंद होने लगी, क्योंकि ऊर्जा की कॉस्ट बहुत हो गई थी, बिजली और इन सब की कीमतें बढ़ती चली गई। तो लाखों कंपनीज वहां पे छोटी बड़ी जो थी वो बंद होने लगी। जी। छोटी कारखाने जब बंद होने लगते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि एक कंपनी में, छोटी कंपनी होती है तो कम से कम 25 लोग उसमें काम करते हैं, तो छोटे छोटे जी। छोटे कारखाने जी। इन देशों में बहुत हैं, साउथ एशिया में। वो बंद होने के लगे, बड़ी कंपनीज भी बंद होने लगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, परचेजिंग पावर खत्म हो गई, लोगों की इतनी कम हो गई कि लोगों ने खरीदना बंद कर दिया, तो और सामान बनना बंद हो गया। फिर खाने पीने का सामान इतना महंगा हो गया, तो पैसा नहीं। फिर उसके अलावा सैलाब आ गया वहां पे, जो उसमें लगभग 1/3 पाकिस्तान डूब गया, खेती बर्बाद हो गई। बड़े एरिया के अंदर लाखों लोग अभी भी टेंट सिटीज में रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, घर उनके बह गए, कच्चे मकान थे, लाखों वो सब बह गए। तो इन हालात में बहुत मुश्किल हो जाता है मुल्क को संभालना। अ, पाकिस्तान धर्म के नाम पे बना था और धर्म ही हमेशा उसको डोमिनेटिंग फैक्टर रहा। भले जो कुछ भी जो कायदे आजम है उनके, वो जो भी बात करते हों, जिन्ना साहब, लेकिन ये जी। उनका उनको खुद ही साइड लाइन कर दिया गया था पाकिस्तान बनने के बाद कि कोई, उन्हीं ने जरूर कहा था कि डेमोक्रेसी होगी, रूल ऑफ लॉ होगी और रिपब्लिक की बात की थी, वो तो सब कुछ हुआ नहीं उनके जीवन में भी।
लड़ाई झगड़े होने लगे और फिर बाद में अयूब खान छानी सत्ता में, के समय। आर्मी ने सत्ता में ले ली। पाकिस्तान की बेसिस धर्म था, और उसके पीछे फ्रंट पे तो जरूर थी क्या कहते हैं, मुस्लिम लीग, लेकिन पीछे उसके वहाँ की हिंद। कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाएं थी, जमात इस्लामी, जमीयतुल उलमा इस्लाम जो पाकिस्तान में है, या भारत में उस वक्त दूसरे इस तरह के ग्रुप थे। हालांकि यहाँ की जो 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 तब देवबंद संस्था थी वो तो साथ में कांग्रेस पार्टी के थी। जमीयतुल उलमा हिंद, मौलाना जी। हुसैन मदनी वाला जो ग्रुप था, वो तो खुल के आजादी की लड़ाई लड़ रहा था गांधी जी के साथ। लेकिन बाद में इसमें स्प्लिट हो गई थी, एक बड़ा सेक्शन कश्मीर, पंजाब, बंगाल, ये अलग हो गए थे, और ये लोग अपना खुल के पाकिस्तान की का समर्थन। तो पाकिस्तान में हमेशा धर्म पे जोर दिया, डेवलपमेंट एजेंडा ही नहीं रहा कभी पाकिस्तान का। आर्मी चलाने के लिए यह हुआ कि धर्म की हुकूमत तो बना ली, लेकिन उसको चलाने के लिए सेना की जरूरत इनको पड़ी, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ये लोग सेना आने नहीं देती थी, पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं चलने देती थी। भुट्टो साहब ने कोशिश की, उन्होंने भी ये कोशिश की कि सेना को हटा के वो सिविलियन जो रूल है उसको इस्टेब्लिश करेंगे, स्ट्रांग बनाएंगे, सेना को बैरक्स में ही रखेंगे, लेकिन उनके साथ जो हुआ। कई बार कमर साहब ऐसा लगा कि 70 साल में दो चार ऐसा कबार लगा कि लोकतंत्र की तरफ जा रहा है नवाज शरीफ के समय, फिर भुट्टो साहब की तरफ, फिर अभी भी लग रहा था इमरान खान जब आए कि शायद लोकतंत्र वहाँ सेना का जो पावर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है या उनको पीछे लगाया जा रहा है, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। जी देखिए, भुट्टो साहब के साथ जो कुछ हुआ हम जानते हैं, उनको फांसी दे दी गई। बेनजीर भुट्टो ने फिर वही लाइन अच्छा। ली कि मैं सेना को बैरक्स में भेज दूंगा, ओपनली पब्लिक मीटिंग में कहने लगी, और फिर उनको पब्लिक मीटिंग ही में उनकी हत्या हो गई, एक आतंकवादी ने की। फिर उसके बाद नवाज शरीफ ने कहा कि भाई इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होनी चाहिए, तो उनको मुशर्रफ इंग्लैंड साहब। जाना पड़ गया, जेल गए। फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया ने उनको इंग्लैंड भेज दिया। तो इस तरह से अब नवाज इमरान खान कोई बहुत करिस्मेटिक लीडर नहीं थे, ये बहुत सक्सेसफुल लीडर नहीं थे, लेकिन जब ये जाने लगे, इनकी सत्ता इनके हाथ से छूटने लगी, तो ये पॉपुलिस्ट मेजर्स लेने लगे, और डिमांड्स करने लगे। इन्हीं ने कहा कि सिविलियन रूल होना चाहिए, आर्मी ने मुझे नहीं चलने दिया, आर्मी ने मुझे नहीं इम्प्लीमेंट करने दिया, सेना, और मैं भी खासतौर से कमर बाजवा को, जो कि उस समय आर्मी चीफ थे, उनके ऊपर इशारा किया, उनका नाम लेके क्रिटिसाइज किया। फिर उसके बाद उन्हीं ने अमेरिका के को कंडेम किया कि अमेरिका जो है उसने मुझे हटा रहा है क्योंकि मैं सिविलियन रूल की बात करता हूँ। और फिर उसके बाद उन्हीं ने इस तरह की बहुत सी, भारत से हम संबंध अच्छा, मोदी जी की तारीफ करने लगे, तो उनकी पॉपुलैरिटी आम जनता में बहुत बढ़ गई। उस पॉपुलैरिटी बढ़ने के लिए के कारणवश हुआ ये कि उनकी सपोर्ट बेस एकदम से बढ़ गई। आम जनता ये चीजें चाहती थी, आम जनता चाहती थी भारत से संबंध हो, आम जनता चाहती थी कि समझ में आ गया था कि ये सेना जो कि अपने को कहती है कि मैं इस्लामिक रिपब्लिक जो है, स्टेट जो है, उसकी मैं मुहाफिज यानी गार्डियन हूँ के शक्ल में अपने को पेश करती थी। उनको लगा कि ये बचा नहीं सकती, ये खुद बहुत करप्ट है, इनिफिशिएंट है, और ये रिप्रेसिव भी बहुत है, और इसको बैरक्स में जाना चाहिए। भारत ने जो तरक्की की इतनी, उसकी वजह ये थी कि यहाँ पे डेमोक्रेसी थी, रूल मुझे ऑफ लॉ। याद है एक सेकंड, मुझे याद है आपने एक साल पहले बोला था कि इमरान खान के सेना प्रमुख से तो उतने अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन सेना के कई लोगों से उनके अच्छे संबंध है और नौजवानों को वो आकृष्ट कर रहे हैं। जी। देखिए उनके संबंध सेना, वो उन्हीं ने, जब दो फेज थे, पहले फेज में इनके सेना से बहुत अच्छे संबंध थे, सेना की मदद से ही आए थे, सेना के ये पोस्टर बॉय कहलाते थे, जी। सेना ने ही इनको इलेक्शन में मदद की थी, वहीं से आए थे ये। और इनके एक जमाने में कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाओं से भी बहुत अच्छे थे, तालिबान खान कहलाते थे ये। लेकिन ये अपना स्टैंड वक्त के हिसाब से बदलते रहे, बहुत जो इन्हें सूट करता रहा, ये ऊपर उसकी मदद से आते रहे। जब ये ऊपर आ गए तो इनको लगा कि अब हम
सेना सेना का ये पुराना तरीका है कि 3-4 साल के बाद वो किसी को चलने नहीं देती, पूरा टर्म पूरा नहीं करने देती, और फिर कि कहीं ऐसा ना हो कि वो स्टैब्लिश लीडर बन जाए तो उसको वो हटा के फिर दूसरे को ले आते हैं। ये इन्हीं ने उस समय ये दांव खेलने लगे, सेना की बुराई करने लगे, कमर बाजवा से और इन लोगों की अ, उससे हुआ ये कि एक बहुत बड़ा इनको से सत्ता से भी हाथ धोना पड़ा, और लेकिन ये एक बहुत पावरफुल लीडर की शक्ल में ये और इनकी पार्टी इमर्ज कर गई, जिसे कहना चाहिए ओवरनाइट, देखते देखते बनती चली गई और पावरफुल होती। अब ये सबसे शक्तिशाली देखना ये है, क्या सेना इनको एक्सेप्ट करेगी? जो संकेत आ रहे हैं, जिस तरह की बातें और तैयारियां चल रही हैं, उसने तो दमन की नीति पूरी तरीके से उन्हीं ने अपनाई है। दमन की नीति, और इनके बहुत से लीडरों को इनकी पार्टी के अरेस्ट कर लिया गया है। इनके पास ये बेल पे हैं 31 तारीख तक, उसके बाद ये भी मैं समझता हूँ पहले या बाद में इनका भी हशर दोबारा वही हो, गिरफ्तारी हो सकती है। जेल जाना पड़ेगा इनको। सऊदी अरेबिया के एक डेलीगेशन ने आके, वहाँ के जनरल मुनीर ने मदद मांगी सऊदी अरेबिया से कि इनको आप बात करिए और इनको मुल्क से बाहर भिजवा दीजिए। सऊदी अरेबियन डेलीगेशन इनसे मिला, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। इन्होंने ये कहा कि मेरा सब कुछ यही है, मैं यही रहूंगा, मैं जा नहीं सकता, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, नवाज शरीफ की तरह यहीं रहूंगा, यहीं जीना यहीं मरना। बड़े डायलॉग वगैरह उन्होंने बोले, इनकार कर दिया जाने से। इसके मतलब ये है कि अब दूसरी बात, ये सेना ने ये भी कहा है कि जो 9 मई को जो लोग थे जिन्होंने सेना के इस्टेब्लिशमेंट के ऑफिसेस पे या उनके हेडक्वार्टर्स पे या उनके अलग अलग जगहों पे या पाकिस्तान के रेडियो स्टेशन पे अटैक किया है, उन सब से बदला जाएगा और ये राजनीति हम नहीं चलने देंगे। तो अब एक बड़ी तैयारी चल रही है ऑलरेडी, बहुत सी स्टेट्स में, बलूचिस्तान और दूसरी जगहों पे सेना, पंजाब में भी सेना डिप्लॉय की जा रही है लार्ज नंबर। तो उनका प्लान तो ये है कि पूरी तरह से दबाने का, सप्रेस करने का, दमन की नीति को अपनाना। देखना ये है कि क्या सेना इतने पावरफुल मूवमेंट को दबा पाएगी। कुछ समय के लिए हो सकता है दबा दे, अगर ये दबा। आपको लगता है कि इस समय जो मूवमेंट चल रहा है वो पावरफुल है? मतलब जनता पूरे साथ है, जनता सड़क पे है और साथ में है। नहीं, इस मूवमेंट तो इनका बहुत पावरफुल है, और अगर इसको दबाया गया तो दो सिनेरियो इमर्ज होते हैं। एक तो मैं समझता हूं कि अंडरग्राउंड मूवमेंट खड़ा हो जाएगा। दूसरे, पाकिस्तान के अंदर सब रीजनल नेशनलिज्म बहुत स्ट्रांग है। मैं हिंदी नहीं जान पा रहा उसकी। सब रीजनल यानी पहले वो बल्लोच हैं, बाद में हाँ पाकिस्तान, जी, पंजाब सिंध, पहले हाँ। पहले वो पश्तून है, बाद में पाकिस्तान हिंदी है। ये प्रांत चाहते भी नहीं थे पाकिस्तान से जुड़ना, पंजाब भी नहीं चाहता था। बिल्कुल बाद में इन लोगों ने, पाकिस्तान का मूवमेंट जो था वो नॉर्दर्न इंडिया में था, बिहार में था, बंगाल में था, ईस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा था, आसाम में था। उधर नहीं था पाकिस्तान साइड में। बिल्कुल लास्ट में उनके ऊपर ये स्टेट अंग्रेजों ने थोपी, जिसे कहना चाहिए, और मुस्लिम लीग बाद में जमाई। तो वहां पे ये अगर इस मूवमेंट को ये दबाते हैं तो फिर बलोच नेशनलिज्म और क्या कहते हैं पश्तून नेशनलिज्म, ये बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और सिंध में भी खड़ा हो जाएगा movement, जिसकी आशंका लगती है। और वो एक बड़ी समस्या बन सकता है पाकिस्तान के लिए, इसलिए कि सेना की एक्सेप्ट करने वाले बहुत कम बचे हैं। जो ताकतें हैं सेना के साथ अभी भी, वहां पे दो बड़ी पार्टी हैं। एक तो पीपुल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान, भुट्टो साहब की है। दूसरी नवाज शरीफ की जो पार्टी है, मुस्लिम लीग नवाज शरीफ जिसको कहलाते हैं, ये दो बड़ी पार्टीज हैं। फिर अ, 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 पाकिस्तान की जो कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाओं की सपोर्ट है इन्हें, मिलिटेंट जो ग्रुप्स हैं उनकी भी सपोर्ट इनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्हीं को है, आर्मी को है या इनके हाँ, साथ है। ये मैं इस पर साफ करना चाहता था। जो वहाँ कट्टरपंथी संस्थाएं हैं, जो टेररिस्ट ग्रुप हैं डिफरेंट, उनके आर्मी के बीच भी कोई साठगांठ, लिंक या नेक्सस है? हाँ बिल्कुल भाई, ये उन्हीं के बनाए हुए हैं। इसमें दो किस्म के हैं। एक ग्रुप तो अलग हो गया है, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, पाकिस्तानी तालिबान, वो अलग हो गए हैं इनसे। और वो उनका मानना ये है कि यहाँ पे जो इस समय हुकूमत है वो सही इस्लामिक हुकूमत नहीं है, वो अफगानिस्तान टाइप की हुकूमत बनाना चाहते हैं।
और उन्होंने जिहाद पाकिस्तान की सेना पे भी कर रखा है। पाकिस्तान की सेना ने उस क्षेत्र को, जो फोटा का क्षेत्र था जहां से ये लोग अधिकतर आते हैं पश्तून, बहुत जुल्म किए थे, बहुत लोगों को मारा है। तो उसके बाद से शुरू हो गया था ये मूवमेंट। और दूसरी तरफ ये है कि जो लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद या इस तरह के बहुत सी संस्थाएं हैं, ये सब पाकिस्तान सेना की बनाई हुई है। तो सेना का वक्त पड़ने पे ये सेना का खुल के समर्थन भी करेंगे, जो ऐसा जी चाहेगी सेना इनको इस्तेमाल करेगी। आ, लेकिन देखिए, इस समय एक लड़ाई और चल रही है जो जो बहुत, जिसके बारे में बात नहीं हो रही। एक तरफ तो ये कट्टरपंथी धार्मिक जमात इस्लामी ने भी खुल के इमरान खान को कंडेम किया है, कहा कि इस आदमी ने वो हरकत की है जो पिछले 70 साल में भारत नहीं कर पाया, यानी जो पाकिस्तान के दुश्मन थे बगैर नाम लिए भारत के, वो नहीं कर पाए, वो इसने इमरान खान ने कुछ समय के अंदर कर दिया है। तो इस तरह की जमात इस्लामी। दूसरी तरफ इमरान खान का जो ओवरचर है, जो रुझान है, वो लिबरल इस्लाम की तरफ। वो सूफी, इनकी पत्नी जो है उषा अच्छा। बेगम, उनका कनेक्शन जो है पाक पटन से है, और पाक पटन में बाबा फरीद, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, उनके और उनसे जुड़े हुए हैं। और इमरान खान का भी परिवार सूफी सूफी दरगाहों से उनका भी कनेक्शन है बहुत गहरा। तो वो लोग, ये भी एक डिवीजन खड़ा हो गया है जो बहुत शार्प हो जाएगी। ये जो जो आने वाले समय में स्ट्रगल बहुत शार्प मुझे होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ ये, दूसरी तरफ वो। और इमरान खान ने जिन लोगों को अट्रैक्ट किया है, लिबरल इस्लाम के यानी सूफी परंपराओं के मानने वाले अधिक संख्या में आज भी पाकिस्तान में है। लेकिन पाकिस्तान का मिडिल क्लास जो है, वो काफी हद तक जमात इस्लामी और देवबंद से, पूरे साउथ एशिया का इन्फ्लुएंस है, उसके इन्फ्लुएंस में है। लेकिन क्योंकि मिडिल क्लास अब इस समय इमरान खान के साथ आ गया, वो सेना के साथ है, तो ये एक विभाजन होता हुआ इन संस्थाओं में भी अरे नजर। मिडिल क्लास इमरान खान के साथ है। हाँ, एक काफी बड़ा मिडिल क्लास है। प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट के में हाँ आगे आप हाँ। देखिए, लड़कियां हैं, औरतें निकल के आई हैं। इमरान ने कोई धार्मिक जिहाद या इस तरह का नारा नहीं दिया। उन्हीं ने कहा सेना के खिलाफ जिहाद करो, पीसफुल तरीके से करो। वो इस्लामिक सिंबल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से तो एक। एक चीज और सर, ये क्या एक पहली बार इस तरह का मूवमेंट देखा जा रहा है, जन आंदोलन अगर हम कहें तो पहली बार देखा जा रहा है पाकिस्तान में, कि पहले भी हो चुका है भुट्टो के? नहीं नहीं, पहली बार है बिल्कुल। इस तरह पे एक आध बार कोशिश हुई, इससे पहले हुआ था। ये एक लब्बैक मूवमेंट जो खड़ा हुआ था, लब्बैक पाकिस्तान वाला, उसमें काफी सूफी निकल के आए थे, बरेलवी ग्रुप उसमें निकल के आए थे। लेकिन अब ये देखना है कि किस तरह से। देखिए, सूफी तो आता नहीं सामने, लेकिन इसके फॉलोवर बहुत हैं। अगर वो सेना के खिलाफ हो जाते हैं, जैसा कि लग रहा है, दो वजह से खराबी आ रही है। एक तो ये आ रही है कि भाई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई है मुल्क में। दूसरे, जैसे मैंने कहा कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, लोग बेइंतहा परेशान हैं। और तीसरी तरफ ये है कि जो इस समय हुकूमत है शहबाज शरीफ की, सुनी थी। भाई अनपॉपुलर है। ये मतलब इसको लोगों ने मान्यता दी ही नहीं है किसी तरह की। इसको लोग नहीं मानते हैं, इस हुकूमत को, आम जनता वहां पे। और उनका मानना ये है कि ये हर फ्रंट पे फेल हो गए, कोई किसी चीज में भी ये कामयाब इनको नहीं हो पाए। वर्ल्ड बैंक से लोन भी नहीं ला पाए, और क्या कहते हैं, आईएमएफ का लोन जो आना था वो भी नहीं आ पाया अभी तक। तो हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। उनको लगता है कि देखिए, ये लड़ाई दरअसल सेना के खिलाफ है। इमरान खान सेना के खिलाफ बोल रहे हैं, जनता भी इनके साथ है। इमरान खान कहते हैं कि हम भारत से अच्छे संबंध करेंगे, जनता भी चाहती है कि भारत से अच्छे संबंध हो। आर्मी बैरक्स में जाइए, हमेशा सेना जो है डराती रहती है भारत से, और ऐसे स्थिति क्रिएट कर देती है। और इसने कुछ डेवलपमेंट नहीं किया। फिर दूसरी बात यह कि करप्शन इतना है सेना के अंदर। कमर बाजवा अभी रिटायर हुए हैं, 4-5 साल उनका टेन्योर था। उनकी बीवी के अकाउंट में $600 मिलियन अकाउंट में माय निकला। गॉड। खियानी साहब जो पहले आर्मी चीफ रहे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में है, कोई कनाडा में है, कोई कहीं पे है, रिटायर होके चले जाते हैं। सबके बड़े बड़े मकान बंगले वहां पे ले रखे हैं इन देशों में, अमेरिका, यूरोप, दुबई, और कहाँ कहाँ रहते हैं। इनके अकाउंट सब बाहर है। तो लोग ये बातें अब समझ चुके। देखिए, इंटरनेट ने बहुत चेंज लाया। ये जो चेंज आया है ना, इससे मेन स्ट्रीम मीडिया तो लिखता नहीं है सब बातें,
लेकिन ये है कि ये मीडिया जो खड़ा हो गया है, ये सारी चीजें धीरे धीरे एक्सपोज करता चला जा रहा है पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में, यही नहीं दूसरी जगहों पे भी। हमारे यहाँ भी ये हो रहा है। सब जगह यही हो रहा है, सब जगह अगर क्या आप जानते हैं कनाडा में क्या हुआ, अमेरिका में क्या हुआ, इतना पावरफुल उनका मूवमेंट था ट्रकर्स का, कोई उसकी रिपोर्टिंग किसी मीडिया में नहीं थी। तो उनसे जब पूछा गया कि भाई इतना आपने इतने बड़ा मूवमेंट खड़ा कर दिया, इतनी ट्रक्स ला लिए आए हैं कनाडा ऑस्ट्रेलिया इन सब जगहों पे, तो ये कैसे वह कर लेंगे, हमें मालूम था कि ये नहीं हमें बात करेंगे, हमने ऑल्टरनेट मीडिया का इस्तेमाल किया, उन लोगों ने मेरी मदद की, उसकी मदद से ये मूवमेंट खड़ा हुआ। तो इस सारी दुनिया में एक बड़ा चेंज के रूप सर ये में क्या क्या लग रहा है कि जब आप कह रहे हैं कि ये जो चल रहा है वो सीधे इमरान या आम जनता वर्सेस सेना चल रहा है? अक्सर देखा गया है कि ऐसी लड़ाई में जो है लास्ट में काफी रिप्रेशन, काफी ऑपरेशन के बाद भी जो है जनता जीतती है। यहाँ क्या लग रहा है पाकिस्तान में? क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान का कंपोजिशन, पाकिस्तान कोई नेचुरल स्टेट तो है नहीं, आपने बॉर्डर खींच दिया मुल्क बना दिया। अरे मुल्क बनता है हजारों साल में, सैकड़ों साल में जाके एक सोशल कंट्रैक्ट होता है, तब जाके मुल्क बनता है। आपने ओवरनाइट बॉर्डर खींच के चले गए, आधा पाकिस्तान जो है वो ईस्ट पाकिस्तान है, बांग्लादेश था, और आधा इधर है, कोई नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और कोई निजाम नहीं, इस्लाम के नाम पे आप इस्लाम, देखिए धर्म बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन आइडेंटिटी जो होती है, इथनिक आइडेंटिटी उससे ज्यादा स्ट्रांग होती है। अब बंगाल क्यों अलग हो गया इस बंगाल पाकिस्तान से, क्योंकि बंगाली आइडेंटिटी उनकी बहुत जी हाँ, स्ट्रांग, जी हाँ, हाँ। वो भी मुसलमान है, वो भी बहुत कट्टर मुसलमान है, आज भी मुसलमान है, पहले भी थे मुसलमान। कहा कि भाई ये तो इस्लाम के नाम पे इन्हीं ने, पंजाबियों ने कब्जा कर लिया है, हमें अलग होना चाहिए, वो अलग हो गए। अब बलूच और पठान और सिंध भी यही सी बातें को सोच रहे हैं। अगर इन्हीं ने ज्यादा दमन किया तो दो ही, एक तो अंडरग्राउंड मूवमेंट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, मिलिटेंट होगा, वो सेकुलर भी हो सकता है, और दूसरी बात ये कि इन जगहों पे, इन तीन स्टेट्स में, सिंध, बलोचन, खैबर पख्तूनख्वा में सेपरेटिस्ट मूवमेंट भी इमर्ज हाँ, कर ये इमरान खान ने एक चेतावनी भी, धमकी भी दी है कि अगर यही रहा तो हाँ बांग्लादेश जी। बांग्लादेश फिर से। हाँ इमरान खान दिख रहा है ना, सबको हाँ, दिख इस रहा है पंजाब, तो। हाँ जी जी। मैं तो कई साल से कह रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है, इमरान खान को लगा कि अब रोका न जाए, बोला जाए इस बात की, वो बोलने वो लगे। बलूचिस्तान वाला एरिया, उनकी बात, वो जो बलूचिस्तान। ट्राइबल नहीं, पूरा स्टेट, पश्तून नहीं चाहते थे, पश्तून भाई वहां पे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस को कहते थे। वहां का लीडर कौन था, बादशाह खान थे, नवाज खान जी। वहां पे बादशाह खान थे, फ्रंटियर गांधी कहलाते थे। वो चाहते ही नहीं थे पाकिस्तान में रहना। बलूचिस्तान तो जुड़ने में नहीं तैयार था, बाई फोर्स जिन्ना ने उसको जोड़ा है। अ, किलात के नवाब नहीं चाहते थे, सिंध में भी नहीं चाहते थे, वो लोग खुश थे कि भाई, हमें, उनको लगा कि भाई ये क्या हो गया आपने जो बनाया है, पंजाब सबसे बड़ा प्रांत इमर्ज हो गया, और पंजाब जो है वो बाकी सबको, हम सबको उसने कॉलोनाइज कर लिया है, बिल्कुल कॉलोनी की तरह। और यही हुआ, 70 साल कुछ डेवलपमेंट किया नहीं इन सब एरियाज में। जब वहां पे नेशनलिस्ट मूवमेंट स्ट्रांग हुआ तो इस्लामिक मूवमेंट उनके ऊपर थोप दिया, उसके माध्यम से उनको दबा दिया, अब फिर दोबारा से नेशनलिस्ट मूवमेंट खड़े हो रहे हैं इन जगहों पे। तो ये कब तक चलेगा, और सेना की जो वहां पे रेपुटेशन है वो बहुत अच्छी नहीं है, आप देख रहे हैं किस वही तरीके मैं से। आपसे पूछ रहा हूँ, कब तक चलेगा ये? ये कहना मुश्किल है, देखिए ये प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल काम है, ये कब तक चलेगा। ये दमन की नीति उन्हीं ने अपनाई है, और ये पूरा फोर्स अपना लगाएंगे। और ये पाकिस्तान की सेना बहुत ब्रूट सेना है, बहुत खराब इसका एक्सपीरियंस है, हम इसकी लोग जो। का क्या रोल रहेगा सर? भारत का क्या भूमिका है? मतलब भारत पे इसका कुछ असर दिख रहा है, पड़ रहा है, आने वाले समय में पड़ेगा? भाई अगर बराबर में इनस्टेबिलिटी बढ़ती है तो सीधा इम्पैक्ट भारत पे पड़ेगा, और वहां पे इनस्टेबिलिटी, ये मिलिटेंट ग्रुप और इधर उधर बम फेंकेंगे, क्या करेंगे कुछ पता नहीं, सेना के ऊपर कब्जा, सेना से में घुसने की कोशिश करेंगे, वहां से निकालने की कोशिश करेंगे। सेना हो सकता है इनको वेपन और दे दे, जाओ दमन करो, इधर भी करो भाई उधर हाँ। भी करो। तो क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है जी फ्यूचर, जी। लेकिन क्या है कि पलायन होगा, बहुत लोगों का, लाखों लोगों का पलायन हो सकता है। अब वो दोनों जाएंगे बॉर्डर, दोनों बॉर्डर पे, इधर भी और अफगानिस्तान उधर भी।
हाँ, अफगानिस्तान, ईरान, सबको। लेकिन भारत लगातार बातचीत कर रहा है ईरान से और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से, हम्म। बातचीत की जारी है। और सारे सिनेरियो पे डिस्कशन भी चलता रहता है। भारत की अपनी भी नीति होगी और इन लोग मुल्कों के साथ मिल के भी, लेकिन एक असर तो पड़ेगा ही। अगर बगल में इतना पड़ोसी देश जिसका इतने स्टेट से बॉर्डर मिलता है, इतना बड़ा सी लिंक जो हमारा सभी जुड़े हुए हैं, ये सारी स्थिति है। देखिए क्या होता है, आने वाला समय बताए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, कमल आगा साहब, आप यहाँ हैं। और मुझे लगता है कि बहुत चीजें क्लियर हो गई जो पाकिस्तान को लेके यहाँ भी ऐसी घटनाएं घट रही थी कि लोग पाकिस्तान की तरफ कम कम ध्यान दे रहे थे। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद।